वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। बानी तहरीक इंसाफ से आज मुलाकात का दिन था, लेकिन पार्टी क़यादत और ख़ानदान को आज भी उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने दागल नाके पर बतौर एहतजाज धरना दिया। ये धरना कई घंटे तक जारी रहा। पुलिस ने अब से कुछ देर कबल बानी तहरीक इंसाफ की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया और चक्री इंटरचेंज की जानिब रवाना हो गई। इम्कान यही है कि माजी की तरह एक बार फिर तीनों बहनों को चक्री इंटरचेंज ले जाकर छोड़ भी दिया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज के बाद यौम आज़ादी पर एहतजाज का ऐलान किया। इस ऐलान पर पूरे मुल्क से तनकीद सामने आई, तो अब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान वापस ले लिया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से आज बार बार ये वाज़ेह किया गया कि 14 अगस्त को एहतजाज नहीं बल्कि कौम के साथ मिलकर जश्न मनाया जाएगा। लेट्स वॉच दैट। हम कल भी असम्बली का बाइकाट करेंगे और बाहर जो है ना हम अवामी असम्बली लगाएंगे। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि इमरान खान की जो प्रिविलेजेस हैं उसको बहाल करे, उसके साथ जुल्म ना करे, उसको जो मुआलजे जो डॉक्टर है उस तक एक्सेस दें, जो उसकी फैमिली की मुलाकात है मुलाकातें करवाएं। नहीं होगा तो फिर कल हमारा फिर से जो है ना बाइकाट। हम पाकिस्तानी, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी वफादारी है और पाकिस्तान से जो हमारा मोहब्बत है वो सबसे ज्यादा है। वो किसी से टक्की चुपी नहीं है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, इस अहद के साथ मनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायदे का पाकिस्तान बनाएंगे। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा कि आज़ादी का दिन जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। आज़ादी के दिन एहतजाज की बात करने वाला पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेट्स वॉच हिम। एहतजाज नहीं है। अगर किसी ने आपको ये कहा है, ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं। आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला इस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इसलिए कि हमारी आज़ादी ये कायदे आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इस दिन एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमें मुत्तहिद होकर हर पाकिस्तान को इस दिन को मोहब्बत से, जोश से और जज्बे से जो है मनाना होगा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि 14 अगस्त को सड़कों पर आकर जश्न मनाएंगे। उन्हें भी देखिए। 14 अगस्त के हवाले से क्या प्लान है? 14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम जश्न मनाएंगे। पूरी कौम अपनी जो आज़ादी की तमन्ना है, आज़ादी की जो ख्वाहिश है उसका इजहार करेगी और इमरान खान से PTI से वाबस्तगी का इजहार करेगी। तो 14 अगस्त तो पूरी कौम बाहर होगी, हम भी बाहर होंगे। हम इस कौम का कलीदी हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ ये कौम इस वक्त इमरान खान के पीछे मुत्तहिद है, PTI के साथ वाबस्तगी रखती है, तो इसका इजहार होगा। लेकिन ये जश्न का दिन है, ये एहतजाज का दिन नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के बरअक्स अलीमा खान अलग मौक़िफ़ बयान कर रही हैं। अलीमा खान ने कहा कि बानी ने एहतजाज का पैगाम दिया है। 14 अगस्त को हुकूमत मुझे गिरफ्तार भी करती है तो कर ले। लेट्स वॉच हियर। ये इतने खौफजदा हैं कि इनको ये फिक्र है कि इमरान खान की कोई बात बाहर ना जाए। इमरान खान ने जो पैगाम देना था वो मैं पिछली दफा का दोहरा देती हूँ, जब मेरी बहन मिलकर आई है। मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आज इमरान खान का नया पैगाम नहीं है और पिछला पैगाम अगर कोई भूल गया है तो मैं याद करा देती हूँ। इमरान खान ने कहा था कि 14 तारीख पाकिस्तानियों का हकीकी आज़ादी का दिन है और सारों को इसमें शामिल होना चाहिए। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी निकलेंगे। मेरे पर भी अरेस्ट वारंट है। अगर ये बात कहने पे अगर ये हिरासत में भी लेते हैं तो ले लें। तो इसलिए हमने कहा अगर आपने हमें हिरासत में लेना है, फैमिली को भी, और सिर्फ इस वजह से कि हम इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाते हैं, तो हम भी ये अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। शेर अफजल मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। चंद दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में PTI अरकान की मुलाकात हुई, मुशावरत हुई। बैरिस्टर गौहर थे वहाँ पर, असद कैसर, शरिया अफरीदी। कई लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि आप वापस आएँ पार्टी के अंदर। आई एम श्योर आपको भी ये कहा गया होगा, ये राब्ता हो गया होगा। कोई है ऐसी खबर आपके वापस आने की? बहुत शुक्रिया। ख़बर इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हूँ आज तक। PTI ने कभी स्पीकर को ये नहीं लिखा है कि भाई ये हमारी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना मुझे अलहदा सीट दी है, और सिवाय एक नोटिफिकेशन के जो एक शख्स ने जारी किया जिसको कोई इस्तेकाक नहीं बनता है, और उसमें न मुझे कोई सुना गया है, न पूछा गया है, न कोई इंक्वायरी हुई, ये निकाल दिया। तो ये होने के बाद फिर आपने देखा बयानबाजियाँ मेरे ख़िलाफ़ शुरू हुई, फिर सोशल मीडिया जो है मेरे पीछे मुतहरिक हुआ।
और होते होते फिर ये 5 अगस्त का एहतजाज जब हुआ, मैं अमेरिका में था, वापस आया तो पार्टी की पोजीशन आप देख रही हैं। मैं शायद ये समझता हूँ कि पार्टी जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब है। आपको लग रहा है ये? और स्ट्रीट पावर भी नहीं है अब। स्ट्रीट पावर हमारे पास इतनी मजबूत हमारी ताकत थी, 1 साल में हमने खो दी है। हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन की सूरत हाल ये है जो 14 अगस्त पे आप बता रहे हैं। ये अभी जो आपने ये कैसी लगी आपको ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होती है। वो कह रहे हैं हम एहतजाज, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नहीं, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है। 1 हफ्ते से बता रहे थे एहतजाज होगा, अचानक आज कह दिया कि जनाब हम तो जश्न आज़ादी मनाएंगे। अच्छी बात है। इस तरह की देखिए ना, कौन इनका जिम्मेदार है, किसने ये करना है? फिर जब इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने इनके सामने 2-3 गुजारिशात रखी कि पार्टी के वर्कर को ये एहसास होना चाहिए कि हम डबो रहे हैं इस नाव को, इस कश्ती को, इस पार्टी को अपने इन रवैयों से, मनमानी करने से। पार्टी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इत्तेहाद की, यगानगत की, इत्तेफाक की, वो चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। आपने तो कहा था कि 5 अगस्त को कोई एहतजाज का वजूद ही नहीं होगा। मुझे इल्म है पार्टी का, इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। एहतजाज कौन करेगा? एहतजाज या बात तो एहतजाज की नहीं है, बात तो तहरीक की है। मैंने तो यही राय इसलिए दी थी पूरी ईमानदारी से, और आज भी मैं कह रहा हूँ। और उस वक़्त भी मैंने पार्लिमानी पार्टी को ये कहा, मैंने कहा ये आपका फ़र्ज़ है, सीनियर लोग हैं, 26-29 साल खान के साथ हुए, लेकिन कुछ लोगों की नाराज़गी मोल न लेने की वजह से खान को कोई हक़ाइक़ ही नहीं बता रहा है। सब बता रहे हैं कि जी मुल्क इनकलाब के दहाने पर हैं, और सब ये बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी अवाम बेशक वोट देने के लिए खान के साथ है, हमदर्दियाँ खान के साथ है। इनकलाब लाने के लिए कौम को आपने मुतहर्रिक करना है, उनको तरगीब देनी है। इस तरह अपने से ये कौम अगर निकलती तो 2 साल पहले की निकल चुकी होती। तो आप कैसे लोगों को इकट्ठा कर लेते थे? वो हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब 9 मई हुआ, 9 मई के बाद जो हमारे साथ हो रहा था, इसके बाद एक मजलूम की आवाज़ बन के मैं खैबर पख्तूनख्वा से मैंने शुरू किया, और उनको मैंने बताया कि भाई ये हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और एक बयानिया मैंने प्रेजेंट किया। लोगों को मैंने, चूँकि डर और खौफ के साए थे, तो मैंने उनको बताया कि क्या ज़िंदगी जो है बार बार आती है, या आप जो हैं एक ज़िंदगी के डर से अपने शख्सियत पे, अपने तशख़्ख़ुस पे, अपने ज़मीर पे पाँव रखेंगे। तो लिहाजा उनकी हिम्मत को जो है उबारा, उनको तारीख़ी हवाले दिए, और तब कहीं जाके 1, 2, 3, 7, 8, 15, 20 कन्वेंशन और अज़ला में घूमने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशनों के लिए लोगों को मरवत की ज़रूरत नहीं थी, और इसके बाद हमने फिर रुख किया दीगर सूबों का। अब ये कोई नहीं कर रहा, नोबडी इज़ डूइंग दैट। देखिए ना, अब आपने तहरीक चलानी है, तो तहरीक की तरह तो नहीं चलनी है कि खान कहते हैं 5 अगस्त को पीक बना दें, और आपने कहा कि जी लोग अब पीक बनाएंगे। पीक बनाने के लिए आपके फ़राइज़ हैं, सबसे पहले लोगों को बताएं कि पाकिस्तानियों का निकलना क्यों ज़रूरी है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तानियों का निकलना क्यों ज़रूरी है। आपने उनको कायल करना है कि जनाब बदआमनी है, महंगाई है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ज़ुल्म जबर है, जमहूरियत जो है वो पामाल हो रही है। इन चीज़ों पे अपने लोगों को कायल करना है, उनको ये बताना है कि ये आप इस आपके मुस्तकबिल से ये बंधे हुए हैं। क्या किसी ने ये किया 5 अगस्त से पहले? क्या किसी ने मोबिलाइजेशन की? क्या किसी ने कहीं पर पाकिस्तान भर में कहीं जलसे किए कि हमने 5 अगस्त को पीक, इन्होंने 5 अगस्त को पीक बनाना था और पीक इस तरह बना दिया कि न किसी को जिम्मेदारियां दी, न कोई जनाब अली। हम तो बाकायदा हर रीजन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे, जूम पे मीटिंग किया करते थे, फ़राइज़ तफवीज़ किया करते थे, लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन, इन सब पे काम करते थे। ये तो अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ये जो इन फाइटिंग आपने जिक्र भी किया, आपने जिक्र किया था उस खाने का कि मुझे बुलाया अलीमा बीबी ने और कहा कि खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ होता है तो बिश्र बीबी के हाथ में पार्टी चली जाएगी। ये कहा आपको अलीमा खान ने? देखिए, जो बातें मैंने की मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, बट यू सेड दैट। लेकिन जो मैंने बातें की ऑफ कोर्स मैंने कैमरे के सामने कही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
मैं इन लड़ाइयों झगड़ों से जान ही नहीं छूट रही है। अभी तक हैं ये लड़ाई झगड़े। देखिए, अब तो बुशरा बीबी जेल में है। मैं आपको अर्ज करूँ ना, मैं अपनी लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ ना। मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक हजरत से मसला निपटता है कि दूसरे सर उठा लेते हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जिनके साथ मेरा कहीं रास्ता कटता ही नहीं है, न मेरे उनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एक खड़ा हो जाता है कहीं से और जनाब बयान दे देता है। फिर पार्टी की तवक्को ये होती है कि कोई मुझे कुछ भी कहे, गालियाँ दे, गद्दार कहें, मैं जनाब अली खामोश रहूँ। अब ये मैं वकील हूँ, मैं तो दूसरों को कहता हूँ कि अगर कोई आपको इब्तिदा में आप पे रास्ता बनाते हैं तो उसको उधर ही रोकें ताकि वो आप पे रास्ता ही न बना ले। लिहाजा इस चीज़ से मैं बाज नहीं आ सकता हूँ। उस दिन पार्लिमानी पार्टी ने भी यही कहा ना कि आपने खामोश रहना है। अब खामोश जो है ना, मतलब ये एक नफसियाती बीमारी है हमारी, खामोश नहीं रह सकते हैं जबर के आगे। हमने सीखा ही नहीं है किसी की ज्यादती जो कुछ अरसे के लिए भी खामोश नहीं रह सकते। नहीं, मैं खामोश इस तरह रह सकता हूँ कि फिर जो है आप लोगों के पास ना आया करूँ, बस खामोश ही खामोश है। ओके, जो क्या नहीं करना। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में आज बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट से बानी की जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने के फैसले पर अहम सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की 8 अपील्स पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी करने का हुक्म दे दिया। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाई कोर्ट जमानत के केस में मरकजी मेरिट्स पर कैसे राय दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? वकला आइंदा समाअत तक लीगल इशूज़ पर तैयारी कर लें। फरीकैन के वकला कानूनी सवालात पर अदालत की मामलत करें ताकि केस का फैसला मेरिट पर हो सके। आज की समाअत के बाद अलीमा खान ने भी ये कहा कि चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि केस के मेरिट की बजाय सिर्फ कानूनी निकात पर बात की जाए। एक कोशिश कहा गया, लगा भी कि कोशिश हुई है कि खान साहब को बाहर लेकर आना है। आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल थी, किसी मौके पे भी एक्चुअली कोई सीरियस एफर्ट इस बात में रिजल्ट करती कि खान साहब बाहर आए, या दूसरी तरफ ने डिसाइड किया हुआ या एफर्ट ही नहीं हुई? देखिए, पहले तो आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डिनरीली ये सुप्रीम कोर्ट बेल कोर्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, और आप अगर बेल में भी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है अर्गू करनी होती है, वायरिस बताने होते हैं। लेकिन किसी भी ज़मानत को अर्गू करते हुए उसके अपने मेरिट से तो जान नहीं छुड़ाई जा सकती है। अब इस केस में बाकी एक बात है कि अगर इसके केस के मेरिट पे कोई फाइंडिंग आती है तो लाज़िमन ट्रायल कोर्ट जो है प्रेजुडिस तो ज़रूर होगी। जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, ये तो जो केसेस हैं 9 मई में, ये तो एबेटमेंट के चार्ज पे खान साहब जो हैं नामजद हैं या मुलजिम हैं, एबेटमेंट यानी 109 के तहत। और मेरा ख्याल नहीं है कि ये इतने अहमियत के केसेस हैं। ऐसा नहीं हुआ है माजी में पाकिस्तान में माँ सिवाय मरहूम जुल्फ़कार अली भुट्टो के, जिनको 109 में सज़ा दी गई। बाकी पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह 109 के हवाले से पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि 109 ने इतनी अहमियत इख्तियार कर दी कि लोगों को 10-10 साल सज़ाए बलवों के केसेस में हो रही है। बलवे में तयन करना कि कौन कहाँ पे था, क्या हो रहा था, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन बहरहाल 26वीं तरमीम का शुक्रिया कि अब ये फ़ैसले इस तरह हो रहे हैं। खान साहब की रिहाई जो हैं चंद एक मौक़े गिनती के हमारे पास आए हमने ज़ाय किए। मसलन मिसाल 25 नवंबर था, इससे पहले 22 अगस्त था, और इससे पहले भी एक 3-4 मौक़े ज़्यादा से ज़्यादा आए, और कुछ जो है हमने ज़ाय किए और फिर शायद बाद मौक़े पे हम उनका भी इंटेंट ना समझ सके। बेहतर होता कि खान की रिहाई जो है 1.5 साल पहले हो चुकी होती। इसमें निज़ाम के लिए भी बेहतरी होती, और लाज़िमन पीटीआई की तो ही कैसे हो सकती थी, डील के थ्रू होनी थी। नहीं, डील देखेंगे, ये जिन केसेस में खान यके बाद दीगरे आप भूल गए होंगे, तोशा खाना आया, साइफर आया, इद्दत आया, और उस वक़्त बड़ी ही मतलब
आवाज़ के साथ कहा जाता था ये जनाब साइफर में ये हुआ, तोशाखाना में ये हुआ, वो केसेस किधर गए? सारे जेली केसेस थे और वो खान उस वक़्त भी रिहा हो सकता था, लेकिन एक केस में जब बरियत होती थी तो दूसरा केस जो है, लेकिन 9 मई एक चट्टान की तरह क्या? आ रहा 9 मई का केस 9 मई ही इशू रहा। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ 9 मई पे मैं क्या कहूँ? माफ़ी मांगे, जो आपको ऑफर भी की गई कि माफ़ी मांग लें खान साहब। अगर गुनाह किया हो मैंने, मैं माफ़ी तो क्या पैरों में बैठने को तैयार हूँगा। 3.25 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में अब इसको बस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब है कि सफ़र कर लिया। तो पीटीआई की, ये तो आपका ओपिनियन है, बट पीटीआई की भी यही पॉलिसी है कि डाइल्यूट हो जाएगा 9 मई इन टाइम। दिस इज़ व्हाट पीटीआई थिंक्स। देखिए दूसरी तरफ नहीं होने दे रही, ना होने देगी। मेरा ख्याल है 9 मई पे कमीशन बना देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अदालती कमीशन बना दी। कौन से कमीशन से आज तक दूध का दूध पानी का पानी हुआ? मैं साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है, कौन से कमीशन ने आज तक दूध का दूध पानी का पानी किया? कमीशन की रिपोर्ट सामने लाएं तो पता चले ना। तो ये क्वेश्चन तो यही है कि आज तक कभी लॉजिकल कंक्लूजन आप पहुंचे नहीं है। बहरहाल मैं ये नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान पे रहम होना चाहिए। सो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन, पॉलिटिकल डायलॉग ही आप तो कहते रहे, आप तो खड़े होकर असेंबली में कहते रहे कि पॉलिटिकल डायलॉग पर आ जाए। देखिए अभी तो पॉलिटिकल डायलॉग की भी मुझे उम्मीद अब नहीं है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग जो है ना, उस वक़्त जब हमें मौका दिया जाता था तो उस वक़्त हम मुस्तहकम थे। ठीक, अब हम लाग़िर हैं, लाग़िरों के साथ कोई डायलॉग नहीं करता है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चाहती? हुकूमत ने तो ऑफ़र की, दोबारा की है कि बातचीत करें। ये नहीं होगी। आज भी की ऑफ़र। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कोई डायलॉग किस लिए करेंगे? हमारे पास क्या है उनको देने के लिए? जब हम सड़कों पे छाए हुए थे और एहतजाजी तहरीक ज़ोरों पे हुआ करती थी, उस वक़्त ये डायलॉग करते थे। ये आप देख लेंगे ना, ये जो अभी डायलॉग की बात कर रहे हैं, अगर ये चाहते हैं कि डायलॉग के नाम पे गिरफ्त रिहाई तो दे दे और साथ में ये मनवा ले कि मैंडेट दुरुस्त हैं, 9 मई हमने किया है, तमाम चीज़ें अपने बोझ उठा लें, तो फिर अगर इसके लिए डायलॉग है तो इससे डायलॉग का ना होना ही बेहतर। भाई ये कन्वीनियंट नहीं है पीटीआई के लिए कि खान साहब जेल में हैं और वो कहें कि बस हमने ये बात मानी नहीं है। कहीं ना कहीं तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा आपको, अगर आप लोग सीरियसली चाहते हैं या पीटीआई सीरियसली चाहती है कि बाहर आए खान। देखिए जितना वक्त गुजरता गया है ना, यह गंभीरता बढ़ती जा रही है, ये इररिकंसिलिएबल हो रहा है, नाकाबिल मुसालहत बनता जा रहा है। ये चीज़ें जो हो गई है वो तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, फूलों के नीचे से बहुत सा पानी जो है निकल गया है। अब आप कह रहे हैं कि रिवर्स नहीं हो सकता अभी? देखिए ना, अगर पीटीआई को ये कहें, मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे कह रहा हूँ कि जी 9 मई पे माफ़ी मांग लें। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि ये जो अरूज पे पॉपुलैरिटी पे पहुँची है पीटीआई की या खान की, ये किन बुनियादों पे पहुँची हैं? ज़ुल्म और जबर या ज़्यादती के खिलाफ डट जाने की। जिस दिन आपने कंप्रोमाइज़ कर दिया इस चीज़ पे कि आपने ओन कर लिया, दड़न तख्ता हो जाएगा इस पूरे मकबूलियत का, सब कुछ चला जाएगा हाथ से। वैसे आपको लग रहा है कि मकबूलियत सस्टेन करिए, अभी जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत रिजीम चेंज की इन्होंने, उस वक्त पॉपुलैरिटी ज़मीन पे थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। केपी में हम इलेक्शन हार चुके थे। ये तो आपने देखा ना, 2 बयानियाँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी अमेरिकन बयानिए आए और आगे से इनकी अपनी लेकिन वो एक्सपोज भी हुआ है। सुने तो सही ना, जब वो साइफर का बड़ा वो, और ये खान की विजडम थी कि इसने दोनों को बड़ा एक्सप्लाइट किया। आगे से इन्होंने खुद ही करम फरमाइयाँ की, जनाब लाठी चार्ज, गिरफ्तारियाँ होते होते बात 9 मई पे आ गई, रही सही कसर। इसके बाद जिस अंदाज में लोग गिरफ्तार हुए, पाकिस्तानी है ना, 8 फरवरी को गए ना, तो लिहाजा ये तो अरूज जो दिया है वो तो खुद इनकी अपने मतलब अवामिल की वजह से मिला है। राइट। अगर ना होती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इलेक्शन होता तो पीटीआई हार गई थी। मेरा ख्याल नहीं है कि उस हालात में अगर इलेक्शन होते तो क्या चीज़ थी जिस पे हम मतलब अवाम को अपनी तरफ राग़िब करते। ठीक,
राइट। हम तो बिल्कुल मतलब हवा में खड़े थे। सो पॉपुलैरिटी आपको लगता है अभी भी उतनी ही है पीटीआई की? खान की और पीटीआई की पॉपुलैरिटी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अरूज हासिल हैं, लेकिन इस पॉपुलैरिटी को कैश नहीं किया जा सकता, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, नाकाम हुए हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी को इतनी मिली ही नहीं है, और इतनी बड़ी नाकामी भी किसी को नहीं मिली हैं जो आजकल। अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं, क्या वो पार्टी को लीड कर सकेंगे? देखिए, जिन हालात में पार्टी को जो क़यादत दरकार है ना, वो मेरे ख्याल में देखिए ऐसे हालात हैं कि बड़े हम यानी पाकिस्तान जो हैं जिन हालात से गुज़र रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 साल गुजार दिए हैं और बड़ी ये कंट्रीब्यूशन है उनकी। लेकिन शाह साहब जो हैं वो इन हालात में उन तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, क्योंकि पार्टी के मसाइल बड़े बिगड़ चुके हैं। सो कौन लीड कर सकता है आपको लगता है पार्टी को? आप कर सकते हैं? नहीं, मैं तो अगर कहेंगी भी तो मेरी ख्वाहिश नहीं है। मुझे तो अब इन्होंने, ख्वाहिश की बात नहीं, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। देखिए, मेरी पार्टी को लीड करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, न मैं करूँगा। मैंने तो सिर्फ एक एहतजाज की जिम्मेदारी मांगी थी, और एहतजाज कोई मनसब ओहदा नहीं मांगा है, ना मुझे कोई एहसान दरकार है। उसका भी इन्होंने मजाक उड़ा दिया, तज़हीक की मेरी। किसी का ये ख्याल है कि शायद पीटीआई में मेरे वापस आने से मुझे कोई कानून के ख़जाने मिलने हैं। ये दौर तो देखें, आजकल तो पीटीआई के साथ कड़ा होना बजाते खुद जो ये शीर लाने के मुतरादिफ है। अगर अनीमा खान लीड करें पार्टी को? मेरे ख्याल में कोई भी लीड करे, जब तक 3 काम ना हो। नंबर 1, स्क्रूटनी हो ये 1.5 साल की नाकामियों की वजूहात, और जहाँ पे कसदन पार्टी को नाकामी से दुचार किया गया है उसका एहतसाब होना चाहिए। बहुत से ऐसे, मिसाल के तौर पे शेरानी साहब को छोड़ना और बल्लेबाज के पास जाना, ये बदनीयती पर मबनी फैसला था, जिसके नतीजे में हमने निशान भी खोया, रिजर्व सीटें भी खोई। आज तक कोई इसका पूछ ही नहीं रहा है, और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। नंबर 2 ये हैं कि पार्टी में जिन लोगों ने इंतशार फैलाया है खामखा में, अपने रवैयों की वजह से, रऊनत की वजह से, तकब्बुर की वजह से, खामखा में, कोई और इशूज़ नहीं है संजीदा इशूज़। जनाब मैंने बासी होना है, मैंने आपको ये करना है, तो और ये चल रहा है। ये चीज़ें जो हैं इसका भी आपने स्क्रूटनी करके मेहरबानी करनी है, पार्टी को आपने मुतफिक करना है। 1.5 साल से पार्टी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और किसी को दिलचस्पी नहीं है कि इनको एड्रेस करें। ठीक, इनको बिठाएं। केपी की हालत देख लें, सिंध में हर जगह पे ग्रुपिंग है, हर जगह पे लड़ाई झगड़े हैं, और फिर मनासिब पे कब्जे, और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो लिहाजा जब तक पार्टी को मुतहद नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि जिसका काम उसी को साजे, जो जिस काम के लिए फिट है उसको वही काम करने दिया जाए। मसलन मिसाल के तौर पे 9 मई के बाद जो लोग हमारे साथ निकले, चाहे वकलात स्टूडेंट थे, यूथ थे, वो किधर गए? सबको मनासिब से हटा दिया है। सब ऐसे मनासिब पे अपने लोगों को लाया गया है। तो गौर खान शरीफ आदमी है, गौर खान का मुखलिस है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी उतना ही तवक्को किसी से रखें जितना वो दे सकता है। वो असद उमर साहब को जब उसने पीटीआई छोड़ी ना, तो मुझसे किसी ने पूछा, तो मैंने कहा असद उमर साहब कोई फाइटर तो नहीं थे, उसकी ट्रेनिंग इस तरह तो नहीं थी कि ये तशद्दुद को, तकालीफ को, तो लिहाजा उसके लिए कोई टेररिस्ट तो नहीं थे, तो लिहाजा वो इन रवैयों से आगाही नहीं थे। शरीफ आदमी था, वही कर सकते हैं। शरीफ आदमी थे कि मैं सॉरी, तो लिहाजा जो जिससे तवक्को हो सकती है उतनी तवक्को रखनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इनको ब्लेम गलत किया असद उमर टाइप लोगों को, जो असद उमर साहब की लीग में लोग, मेरा ख्याल है बहुत सारे पार्टी ने उनके साथ, देखिए अब उनको उन पे जो गुजरी है, फवाद चौधरी पे जो गुजरी है, कितने मुकदमे के, और ये तो आप उनके साथ बैठते हैं और सुनते हैं जी। तो लिहाजा पार्टी जो है अगर वो ये तवक्को रखती हैं कि ये सुपरमैन थे, और तो ये बात ठीक है, इट्स डिफिकल्ट। बट सलमान अकरम राजा साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी आमद के बाद अगर पार्टी कमज़ोर हुई है तो उसको अपना भी सोचना चाहिए कि क्या उसने कंट्रीब्यूट किया है, क्यों कर मतलब है कि रवैयों की बुनियाद पे
खान की पार्टी जो है कमज़ोर की गई। एंड अली अमीन गंडापुर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अली अमीन खान गंडापुर जो हैं वो तो मेरा ख्याल है कि सफ़र कर रहा है, वो वजारत आला जो हैं उसको शायद मज़ा नहीं आया होगा। वज़ीर आला आदमी बन जाता है ना तो कम से कम चीफ एग्जीक्यूटिव होना, यहाँ पे तो आए दिन उसकी क्लास ली जा रही होती है वर्कर से भी होती है और खान साहब से भी होती है और सोशल मीडिया से भी होती है, हर तरफ से होती और है। बदनामी के और गद्दारी के इल्ज़ामात अलहदा होते हैं। जो जिन हालात में उसने जिस हद तक किया, दोनों साइड पे खेलते हैं विकेट के गंडापुर साहब। नहीं, ये इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं होनी चाहिए पीटीआई के लीडर्स के ख़िलाफ़ और हर एक के ख़िलाफ़, ये दोनों यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन रवैयों की बेखनी होनी चाहिए। अगर मैं हूँ, देखिए मैं अगर हूँ या खान के साथ हूँ या खान के साथ नहीं हूँ, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वादा करता हूँ कि जिस दिन मैंने खान की पार्टी से उम्मीद ख़त्म कर दी ना, अल्लाह कह दूँगा कि आज मैंने पीटीआई छोड़ दी। ये नहीं होगा कि मैं दिल में कोई और बात रखूँ। अभी तक एक उम्मीद है। जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि अब मेरा साथ नहीं चल सकता है, अल्लाह पीटीआई को कह दूंगा कि अब मुझ पे मजीद आप फतवे न दे, मैं ही आपके साथ नहीं, मजीद नोटिस ना दे, मैं हूँ ही नहीं आपके साथ। लेकिन जिस दिन मैंने ये फैसला कर लिया, ठीक, राइट। थैंक यू सो मच Jamaat साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पाक अमेरिका ताल्लुकात में हालिया दिनों में गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है और इम्कान है कि इन ताल्लुकात की बेहतरी का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। बेहतरी ऐसे हो सकती है कि टैरिफ में गैर मामूली कमी होने का कहा जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चंद माह में दूसरा दौरा अमेरिका के बाद अब तवक्को ये की जा रही है कि अमेरिका टैरिफ 19% से भी कम हो जाएगा और पाकिस्तानी मसनूआत को अमेरिका में तरजीह मिलने जा रही है। इस हवाले से बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्का बेहतरी आई है, जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस साल मौसम गर्मा में 2 बार अमेरिका के आला सतही दौरे किए। सबसे हालिया दौरा फ्लोरिडा का था, जहां उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। सीनियर तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये पेशरफ्त हैरान कुन नजर आ रही है। पाकिस्तान ने गैर रवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फ़न खूब समझ लिया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने ये कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के ज़रिए हासिल की है। इस हिकमत अमली में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई, तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे शामिल हैं। इसके साथ साथ वाइट हाउस के लिए मस्बत पैगाम रसानी पर भी जोर दिया गया है। उम्मीद है कि टैरिफ में कमी से हमें फ़ायदा होगा। 2022 में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस कदर अच्छे हो जाएंगे। ये बात कही है बिलाल अज़रकियानी ने। लेट्स वॉच है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी ट्रेड डील अमेरिका के साथ तय पाई गई है, इसके नतीजे में हमें 19% का टैरिफ मिला है, जो साउथ एशिया रीजन में सबसे लोएस्ट टैरिफ है, और इससे यकीनन हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। हमारी सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एज अ कंट्री अमेरिका है, और इस टैरिफ की रिलेटिव कमी में यकीनन हमें फायदा होगा। जनाब स्पीकर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पर 3 साल पहले या 2022 में टाइम पर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अमेरिका के साथ आज हमारे ऐसे ताल्लुकात होंगे, और आज हम एक ऐसी ट्रेड डील साइन कर रहे होंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान को साउथ एशियन रीजन में सबसे लोएस्ट टैरिफ मिलेगा। डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक और डेवलपमेंट, 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दी गई। गाड़ियों की पाकिस्तान आमद कब तक शुरू होगी और कौन कौन सी गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि हमें समझना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं। जब आप IMF से इंगेज करते हैं और जब आप ट्रेड को, जिसे कहते हैं, एक फ्री मार्केट ट्रेड की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप कदगन जो है इंपोर्ट पर उसको ईज ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है उसको कंपेटिटिव बनाने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। सो करना ये चाह रहे हैं। सो जो टैरिफ लाइंस हैं उस पर भी कमी हुई है। सो सिर्फ ये नहीं है, जो हमारे HS कोड्स जिसके अंडर गाड़ियाँ आती हैं, दीगर चीज़ें आती हैं, हमने अपने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और जो हमारी ACDs, जो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, उनमें भी कमी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए।
इसका एक 5 साला मंसूबा है कि इसको बतदरीज कम कर दिया जाएगा और इंपोर्ट को आसान बनाया जाएगा ताकि कंपेटिटिव मार्केट जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट की जा सके। और जो 5 साल यानी कि 3 साल तक इजाज़त थी, जो 5 साल लेके गए हैं, ये भी पाकिस्तान में कंपटीशन बढ़ाएगी। कोई भी गाड़ी 5 साल पुरानी जो है पाकिस्तान में आ सकती है, इसमें कोई खास आम नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई जापानीज मेड कार या यूके मेड कार या जर्मन मेड कार पाकिस्तान आती है और वो 5 साल पुरानी है और वो बेहतर क्वालिटी की है, तो जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको भी एक इंसेंटिव क्रिएट होगा कि एक कंपेटिटिव मार्केट में बिहेव करना है और उस कंपेटिटिव मार्केट में उनको अपनी कीमतें भी वो रखनी है, क्वालिटी भी बेहतर करनी है, एमिशंस को भी ठीक करना है, और जो इस वक्त एक्स्ट्रा चीज़ें मिलनी चाहिए एक कंज्यूमर को, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको बेहतर सर्विस डिलीवरी देने के लिए, वो भी देनी है। ये है एक ओवरऑल तनासुब। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक कंपेटिटिव मार्केट लोकल कंपीटिंग विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो क्रिएट होगी, और एटलीस्ट जिसे कहेंगे एक बोझ पड़ेगा फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स टू डू बेटर, टू बी इंटरनेशनली मोर कंपेटिटिव। और इसका एक दूसरा आंसर ये होना चाहिए कि जब वो इतने बेहतर हो जाएंगे, तो अभी तो बहुत कम गाड़ियां पाकिस्तान में बिकती हैं, क्या क्वार्टरली गाड़ियां बिकती होंगी 11-15 हज़ार, आप चले जाएंगे इनटू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर अगर आप वाकई ही इंटरनेशनली कंपेटिटिव होते हैं, तो मैं क्या चाहूंगा, यही चाहूंगा ना कि आप दुनिया में जाके भी एक गाड़ी बेचें, अफ्रीका को एक्सपोर्ट करें, आप मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करने के काबिल हों, ईस्ट एशिया एक्सपोर्ट करने के काबिल हों। अगर हम जहाज बेच सकते हैं अफ्रीका में, तो आई एम श्योर कि बेहतर गाड़ियां भी बना के बेच सकते हैं वहां पर। सो पाकिस्तान अवाम का सवाल बिजली के हवाले से ही होता है सबसे इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान की में बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी कब तक हम तवक्को कर सकते हैं? आई थिंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, पाकिस्तान में बिजली का सेक्टर तंजीम नौ मांगता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके सर्कुलर डेट को कम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम एक सब्सिडी का राइट अमाउंट रखकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट ना बढ़े, ये एक अच्छी बात है। हमने डिस्कोस के बोर्ड्स वगैरह तब्दील किए, ये एक अच्छी बात है। ये काम इन द टाइम फ्रेम जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, मैं रिपीट करता हूँ, द डिस्कोस हैव टू गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। द जनरेशन कंपनीज जो हमारे पास हैं, ये नंदीपुर है, दूसरी जनरेशन कंपनीज हैं, कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, LNG फायर्ड प्लांट्स हैं, ये सब तक जब तक प्राइवेट तहवील में नहीं जाते, जब तक के एक मार्केट नहीं क्रिएट होती, जिसको CTBCM कह रहे हैं। आज मैं शायद 11 साल से ये कहानी सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट जो बिडिंग के थ्रू ये बनाई जाए, ताकि एक कंपेटिटिव रिटेल सेक्टर हो, वो सस्ती बिजली ले रहा हो, यानी कि बिडिंग के थ्रू ले रहा हो, और आप बहुत से जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो किससे बिजली खरीद सकते हैं। ये एक कंपेटिटिव मार्केट का क़याम है। जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक कि एक रेगुलेटर ऐसा नहीं बनता जो मार्केट मेकर हो, मार्केट कंपेटिटिव बनाए, ये जब तक सारे काम नहीं होंगे, और इन दी एंड ये जो एफिशिएंसीज हैं डिस्कोस की, इसके थ्रू बेहतर नहीं होंगी। अब आप ये देखिए कि मैंने ये नहीं कहा कि डिस्कोस के लॉसेस कम कर लें, रिकवरीज बेहतर कर, ये तो चले पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, मैंने पहले भी मेंशन किया, पर जब तक एक्चुअल बातें नहीं होगी, रेगुलेटर ठीक नहीं होगा, एनर्जी पॉलिसी को हम एक प्रोफेशनल मिनिस्ट्री के थ्रू एनर्जी पॉलिसी का फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, और ये जो प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन करनी है कंपेटिटिव मार्केट, जब तक आप ये नहीं करेंगे। आसान मिसाल, टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान का, जिस सेक्टर से मैडम आप मुझसे बात कर रही हैं, वो सेक्टर यानी कि मीडिया सेक्टर, और तीसरा बैंकिंग सेक्टर, इन तीनों में पाकिस्तान की ही मिसाल है। हमने ये काम किया है, मार्केट भी है, कंपेटिटिवनेस भी है, नई जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, और सबसे बढ़ के इतने चैनल्स हैं, जो मर्जी देख लीजिए, पसंद आता है वो देख लीजिए, नहीं पसंद आता है कोई और देख लीजिए। दैट्स हाउ वी हैव टू प्ले दिस आउट। अगर ये नहीं समझेंगे तो पैच वर्क से कभी भी आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो ठीक नहीं होगा। राइट सर, अमेरिका ने भारत पर 20% टैरिफ लगाया है, जबकि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? So that's a really good question. So पहली तो मेरी ओपिनियन जो इस वक्त टैरिफ निगोशिएशंस हुई हैं और उसके जितनी फ्रेमवर्क्स सामने आए हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान के लिए ये न्यूट्रल टू गुड सिचुएशन है जो इस वक्त आई है।
न्यूट्रल इसलिए है कि हम वर्स ऑफ नहीं है कंपेयर टू आर जो कंपेटिटर्स हैं, जो कि बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं। इंडिया पे हम अलहदा आते हैं, वो भी कंपेटिटर हैं, तो इनसे हम कुछ 19% बेहतर हैं, ये 20% पे हैं। सो वी आर न्यूट्रल टू बेटर। गुड इसलिए है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी यूएस के साथ बात हो रही है। ऑयल के एक रिजर्व्स हैं, यूएसएआईडी की ही रिपोर्ट है 2014-15 की, जिसमें शेल गैस के रिजर्व, जिसमें एनर्जी के अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स ऑनशोर ऑफशोर। इसमें 25 अक्टूबर तक आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि हमने एक टेंडर ओपन किया हुआ है कि क्या यूएस इंटरेस्ट आता है। पहले भी एक्सॉन मोबिल जो है ये काम करता रहा है, सो क्या उसका इंटरेस्ट आता है। सो एक तो ये दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट। बाकी भी अगर इन्वेस्टमेंट की स्टोरी है तो लेट्स हियर द डिटेल कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि आप 25% टैरिफ था वहां पे पहले, तो आपका सिर्फ 6% का एडवांटेज था। अब तो एडवांटेज बहुत बढ़ गया, 19 और 50 का। सो अपैरल और कुछ और चीजें जिनमें आई थिंक द इंडियन एक्सपोर्टर्स विल नाउ स्टार्ट फाइंडिंग इट हार्ड टू कॉस्ट कम्पीट, राइट। सो अभी जो मैं सुन रहा हूं और जो मैंने पढ़ा है वो ये कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड अदर मार्केट्स। तो क्या यूएस की मार्केट ओपन अप हो जाएगी? और वो जो $2.5 अरब की मशीनरी पाकिस्तान टेक्सटाइल की आई थी, जो हमने 1% यानी कि 1% पे उनको कर्जा दिया 10 साल का, ये भी याद रखिए, पहले 2019 की बात है। टर्फ के निज़ाम से एक मैकेनिज्म आया था, ये एक स्कीम आई थी जिसमें हमने एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को दिया था और कहा यह जाता था कि एक टेक्सटाइल 16-18 अरब डॉलर नहीं, कहीं 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान एक्सपोर्ट करेगी। सो देयर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम। नाउ दे हैव टू शो मेटल, दे हैव टू शो देयर कैलिबर, दे हैव टू फाइंड दैट मार्केट। सो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बेहतर करें, प्रोडक्टिविटी बेहतर करें, कॉटन प्रोडक्शन को बेहतर करें, पाकिस्तान में वैल्यू चेन पूरी कंप्लीट करें, मैन मेड फाइबर चाइना से खरीदना है। तो अब ये एक ओपन चीज है अभी, क्या चाइना पे मैन मेड फाइबर पे भी 30% आई थिंक ड्यूटी है? क्या ये 30% ही रहती है? चाइना अगले 90 दिन में उनको एक स्पेस मिली है, वो कैसे प्ले आउट करता है? बट सर्टेनली देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एंड आई एम रियली होपिंग आगे भी आ जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान पे 19% टैक्स आयद किया, जबकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 4200 अमेरिकी अशिया पर टैरिफ 0 कर दिया है। इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं हम? इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन देखिए, अमेरिका ने ये सारा काम शुरू इसलिए किया था कि उनके ट्रेड डेफिसिट्स थे बहुत सी कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान के साथ उनका, हम 5-6 अरब डॉलर की अशिया उनको बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे और उनसे मंगवाते हैं 1.5-2 अरब डॉलर की। तो अगर ये 3-4 अरब डॉलर का खसारा है तो वो चाहते हैं कि ये पूरा हो। तो ये 4200 अशिया नहीं है, ये HS कोड्स हैं जिन पे हमने, ये सुनने में आ रहा है, अभी हम पढ़ेंगे जब तक फ्रेमवर्क सामने नहीं आता, कि हमने 0 रेटिंग किया। फिर देखना पड़ेगा कि ये 0 रेटिंग के लिए WTO को कैसे हम बाईपास करेंगे। क्या हम जाके इनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं? हमने चाइना के साथ भी मेरा ख्याल है 2400 लाइंस का किया हुआ है, वो देखना पड़ेगा। और फिर हमें उनसे कुछ चीज़ें, कॉटन मंगवानी है, साल मंगवा सकते हैं, ऑयल सीड्स हैं, मशीनरी है, ये सब चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं ताकि थोड़ा सा हम शिफ्ट कर सकें। बट ये ज़रूर है कि एक लीनिंग होगी कि हम उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आई थिंक आने वाले वक्तों में, चूंकि अभी तो बातचीत हो रही है और बातचीत फिनिश नहीं हुई, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज नॉट द एंड, कि हम कहीं एंड पे पहुंच गए 19 और 0 करके। अभी हर HS कोड में क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पाकिस्तान देगा, उसके क्या एग्रीमेंट्स होंगे, जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो कुछ चीज़ें हम उनसे ज़रूर मंगवा सकते हैं। 3 का जिक्र मैंने आपसे किया है। और इससे एक ट्रेड की हमारी अपॉर्चुनिटी जो 5-6 अरब डॉलर की है, वो अगर 8-10 अरब डॉलर पे चली जाती है तो इन द एंड वी कैन स्टिल बी इन अ ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका। अमेरिका हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर है और लगता यूं है कि 10 मई के बाद और जो मुलाकातें हुई हैं और जो इस वक्त टिल्ट है US अथॉरिटीज पाकिस्तान, वो बड़ा पॉजिटिव है। इंडीड। एक हफ्ते में आलमी मार्केट पर तेल की कीमतें $5 फी बैरल से ज़ायद कम हो गई हैं। क्या 15 अगस्त से हम इसका असर एक्सपेक्ट करें? पाकिस्तान पर भी आएगा? आपके ख्याल में पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कितनी कमी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द नेशनल प्राइस? थोड़ा सा रुपया कमज़ोर हुआ था, 285-286 पे टू $1 ट्रेड हो रहा था, उसमें भी थोड़ी सी सकत आई है जब हमने, जैसे कहते हैं, लिक्विडिटी को बेहतर किया, प्रॉबेबली स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, फिर दोबारा सा थोड़ा सा क्रैकडाउन किया तो वो दोबारा 282-283 पे आया है। इन दोनों को देखते हुए लेट्स होप कि डायरेक्शनली देयर विल बी सम बेनिफिट टू द कंज्यूमर इन द ऑयल प्राइस जो आपको अगस्त में मिलेगी। डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन जैसे जैसे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे उसका असर पर हर इकोनॉमिक आउटकम के ऊपर होता है। वी विल कीप यू पोस्टेड। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।